अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन इस जमानत के बावजूद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई भी उनके खिलाफ जांच कर रही है, इसीलिए वो अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। और इसके अलावा एक बात और जो इस केस में आज हुई है, केजरीवाल के मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। अब 3 जजेस की एक बेंच बनेगी, वो इस मामले को देखेगी। फैसले के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की कि वो बहुत झेल चुके हैं, 90 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। केजरीवाल 21 मार्च से जेल में है। जमानत के बाद आज के फैसले के बाद भी वो जेल में ही रहेंगे। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके परिवारजन सभी इंतजार में थे कि क्या राहत मिलेगी या फिर, लेकिन इसको इस तरह से समझ लीजिए कि फिलहाल अंतरिम जमानत मिली, लेकिन उनके लिए बहुत राहत लेकर नहीं आई है, क्योंकि अभी वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई का भी शिकंजा उन पर कसा हुआ है। उस मामले में भी गिरफ्तार हैं। ईडी केस, अंतरिम जमानत, लेकिन सीबीआई केस। जी संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, डिटेल में बताएं, कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा? कोर्ट ने आज ये कहा है कि 3 बड़े सवाल इसमें हैं, जिसमें पीएमएलए एक्ट की धारा 19, जिसके तहत गिरफ्तारी का, आईओ को गिरफ्तारी का अधिकार मिलता है, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और साथ ही क्योंकि गिरफ्तारी की जरूरत और गिरफ्तारी का अधिकार होना, दोनों में फर्क है। गिरफ्तारी का अधिकार तो कानून देता है, लेकिन क्या गिरफ्तारी की जरूरत है, किन परिस्थितियों में जरूरत है, कौन सी वो परिस्थितियां होंगी, कौन सी वो आधारभूत शर्तें होंगी जिस पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उस अधिकार का अमल किया जा सकता है, तो इसको डिफाइन करना होगा। इसके साथ ही जो जमानत के लिए धारा पीएमएलए की धारा 45 में जो शर्तें बताई गई हैं, उनको डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका स्पष्टीकरण जरूरी है। तो ऐसे में जो 45 है, धारा 45, वो बताती है कि जमानत की आधारभूत शर्तें क्या होंगी, यानी गिरफ्तारी और जमानत, यानी एंट्री और एग्जिट, दोनों की शर्तों को और दोनों की जरूरतों को डिफाइन करना पड़ेगा। और इसमें चूंकि कोर्ट ने कहा है कि इसे हम लार्जर बेंच को भेजने की सिफारिश चीफ जस्टिस से करते हैं, लार्जर बेंच पर, अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पीएमएलए एक्ट पर 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया था। अब अगर उसको रिव्यू करना है, उसको देखना है, उसमें कुछ चीजें जोड़नी है, स्पष्टीकरण करना है, तो 3 जजेस से नहीं होगा। तब या तो 5 जजेस की पीठ करे या 7 जजेस की पीठ करे, ये चीफ जस्टिस तय करेंगे। लिहाजा अभी इस पर यह बहस करना है कि कितने जजों की पीठ होगी, इस पर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। बाकी अभी तो सिर्फ यही कहना समुचित है कि एक बड़ी बेंच इस मामले में, बड़ी पीठ यानी वृहद पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। लेकिन जहां तक बात रह गई केजरीवाल के बाहर आने की, उनके वकीलों से भी हमने बात की है। उनका यह कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर और कोई मुकदमा नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल आज शाम तक बाहर आ जाते। लेकिन अब चूंकि सीबीआई का मुकदमा भी उनके खिलाफ उन पर है और उस मामले में वो जेल में अंदर हैं, तो ऐसे में 17 जुलाई को जब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा, उस समय इस जाहिर है कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी दुहाई वहां पर दी जाएगी, इसका हवाला भी दिया जाएगा। संजय, इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है ये आपको दिखा देते हैं। सत्यमेव जयते झंडे के साथ और अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ ये ट्वीट आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया, एक्स प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट साझा किया गया जब ये फैसला आया। हालांकि अभी अंतरिम जमानत ही मिली है आशुतोष, लेकिन इस बीच बड़ी बेंच के फैसले का इंतजार करना होगा। अभी केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। तो बिजली के बिलों से लूट रहे हैं। 37.75% पीपीएससी का क्या मतलब है? क्यों सरचार्ज लगा रहे हैं दिल्ली की जनता पर? अगर एक बिल 1000 रुपए का है तो उस पर 700 रुपए सरचार्ज क्यों देना पड़ रहा है? पेंशन ट्रस्ट, उसके नाम पे 7% टैक्स क्यों देना पड़ा दिल्ली की जनता को? अरे पेंशन बिजली कंपनी वाले देंगे जो कमाई कर रहे हैं, दिल्ली की जनता क्यों दे? तो आम आदमी पार्टी बिजली कंपनी के साथ साठगांठ कर पैसे कमाने का खेल कर रही है, दिल्ली की जनता को लूट रही है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के बहुत बड़ी जीत अपनी मान रही है। बीजेपी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अंतरिम जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है। माननीय न्यायालय और जांच एजेंसी के बीच का मामला है, निर्णय एक बार पूरा आने दीजिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अरविंद, हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो उत्साहित है, झंडा लगाकर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दिखाई जा रही है, कह रहे हैं सत्यमेव जयते, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि तो अभी तो अंतरिम जमानत है, अभी सीबीआई का भी शिकंजा है, उस मामले में भी सुनवाई होगी, अभी बड़ी बेंच को ये पूरा मामला रेफर किया जा रहा है, तो अभी तो इंतजार की घड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा मामला शुरुआत से ही कि छोटा छोटा अगर कोई अपडेट आता है तो उसमें इस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। जैसा आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, लेकिन ये नहीं भूलना पड़ेगा कि अभी मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, सीबीआई की कस्टडी में न्यायिक हिरासत में है वो। उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस पूरे केस में आरोपी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले पे आरोपी है। ये एक अंतरिम जमानत है, जो बड़ी बेंच है वहां पर भी सुनवाई होनी है, सीबीआई की कस्टडी में न्यायिक हिरासत में है। तो एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले केस में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी वो तिहाड़ जेल में ही बने रहेंगे, क्योंकि अभी सीबीआई के केस में गिरफ्तार हुए थे, फिर कस्टडी में गए थे, अब न्यायिक हिरासत में, फिलहाल वो जेल में बंद है। तो ईडी के केस में थोड़ी राहत जरूर है, अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा आपने बताया, पॉलिटिकल जिक्र किया आम आदमी पार्टी के ट्वीट का, माइलेज लेने की कोशिश मैंने भी देखा कि सत्यमेव जयते ट्वीट किया गया, लेकिन अभी ये केस बहुत लंबा चलने वाला है। अभी इसमें केस ट्रायल होगा, अभी कोई आरोप से मुक्त नहीं हुआ है, एक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि शुरुआत से ही इस मामले में पॉलिटिकल माइलेज लेने की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसने कोशिश जरूर की है, लेकिन ईडी ने कई गंभीर अपनी आरोप अपनी जांच में लगाए। अभी हाल में ही जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी आशुतोष आज तक पर, सबसे पहले हमने दिखाया था वो चार्जशीट का हिस्सा कैसे स्टैब्लिश किया गया था कि जो शराब नीति घोटाला हुआ था उसमें जो पैसा था वो 45 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल हुए थे, वो पूरा चेन भी ईडी ने स्टैब्लिश किया था। तो जाहिर सी बात है, अंतरिम राहत जरूर ईडी के केस में मिली है, लेकिन सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, वो जेल में है। तो एक बात साफ है, अभी वो जेल से बाहर आने वाले नहीं है आशुतोष। ठीक है, आम आदमी पार्टी में क्या माहौल है? इस बीच मेरे सहयोगी पंकज जैन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, देखिए ये एक टेम्पररी राहत है, इसमें तो अभी जेल से भी बाहर नहीं आ रहे, तो फिर ये सत्यमेव जयते वगैरह लिखकर झंडे के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ट्वीट करने के क्या मायने हैं? आगे तो अभी बेंच के फैसले का इंतजार करना होगा ना। देखिए नेहा, इस बात को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के मुद्दे को खास तौर से उठाती रही है और ईडी सबसे कठिन रास्तों में से एक था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए। अब जब अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से, तो उसे एक जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही है। जो हमें जानकारी मिली आम आदमी पार्टी से ये कि कुछ ही देर में तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो मीडिया को संबोधित करेंगे, यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन पर। और देखना यह भी होगा कि अब सीबीआई मामले में किस तरह से अपनी कानूनी रणनीति में बदलाव करती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि सबसे कठिन चुनौती जो है वो ईडी के मामले में ही आम आदमी पार्टी मान रही थी, और अब जब वहां पर दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पूरे मौके को राजनीतिक तौर पर उठाने से पीछे नहीं हटेगी आम आदमी पार्टी, और यही संकेत भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं। तो जाहिर है कुछ ही देर में आगे की रणनीति भी आम आदमी पार्टी स्पष्ट करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए अब से 6 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं, और ऐसे में अगर ईडी यानी कि पीएमएलए एक्ट वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है और फिर सीबीआई वाले मामले में, पंकज आप जुड़े रहिए, फौरन आपका हम फिर से रुक करेंगे अपडेट लेने के लिए। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और वहां पर जितेंद्र बहादुर सिंह हमें नजर आ रहे हैं। जी जितेंद्र, जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए। और बिल्कुल आशुतोष, भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के जो बिलों का सरचार्ज बढ़ा है उस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है ये भाजपा के तमाम नेता जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये शहीद पार्क से केंद्रीय सचिवालय तक यहाँ से सारे बीजेपी के नेता जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत वहां से मिली है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं।
क्योंकि ये सरकार डूबता हुआ जहाज है। दूसरा, केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचार के बड़े संगीन मामले में जेल में हैं। उनके उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शराब मंत्री जो उनके सहयोगी हैं सत्येंद्र जैन, वो पिछले 2 साल से जेल में हैं। अब एक भ्रष्टाचारी पार्टी जो भ्रष्टाचार करती है शराब नीति में और फिर नीति वापस ले लेती है डर के, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, जिसमें तमाम सबूत सीबीआई और ईडी ने पेश कर दिए कि किस तरह से ट्रेल है पैसे की, पैसा लिया गया, दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों के माध्यम से शराब पिलाई जा सके। आज वो बेल के नाम पे, अंतरिम बेल के नाम पे अगर अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त होने की बात कर रहे हैं तो शायद इससे बड़ा धोखा दिल्ली के लोगों के साथ और कोई हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके ये दावा किया गया कि सत्यमेव जयते, यानी कि वो कह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है, इस तरीके की बात, और एक अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। देखिए, बेल तो 302 के मामले में भी लोगों को मिलती है, तो बेल जो है कि भ्रष्टाचार का जो बड़ा मामला है जो जिसमें वो पकड़े गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो भ्रष्टाचार पे आधारित है और राजनीतिक संरक्षण से अपने आप को बचाना चाहती है। भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब राजनीतिक नहीं हो सकता। आपने घपला किया, एक मामले में घपला नहीं किया, एक के बाद एक मामले खुल रहे हैं। डीटीसी बसों की खरीद में घोटाला किया आपने, बाद में आपने डीटीसी का वर्क ऑर्डर वापस ले लिया, आपने स्कूलों के कमरों में बनाने में भ्रष्टाचार किया, सड़कें बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अस्पतालों की दवाइयों तक में भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। तो बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ सामने आ रही है। जो लोग 55 करोड़ का 60 करोड़ संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे तमाम जानकारी, लेकिन इस बीच संजय, क्योंकि आपने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया है, ये बड़ी बेंच गठित करने का मायने क्या है? क्या आज फैसला नहीं लिया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लेती, बड़ी बेंच को क्यों रेफर किया गया? इसलिए कि इसमें जो कानूनी सवाल हैं उनका फैसला ये बेंच नहीं ले रही है, और उन्होंने इसे, चूंकि मामला बड़ा है, 2 बेंच की अपनी डबल जो डिवीजन बेंच होती है उसकी अपनी सीमाएं रहती हैं, लिहाजा ये मामले, चूंकि पीएमएलए एक्ट को पहले भी बड़ी बेंच सुन चुकी है जिसमें सेक्शन 45 पर बात हुई है, और पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी को अधिकार की पुष्टि की थी वो बड़ी बेंच ने की थी, लिहाजा उसके ऑर्डर से ऊपर ये 2 जजेज की बेंच नहीं जा सकती है। उस ऑर्डर में अगर सुधार करना है, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है, या उसका रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है उस ऑर्डर की, तो जाहिर है कि उतने ही जजों की बेंच उसमें होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि एक तो कायदा ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर लार्जर बेंच है तो पहले 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जाता है। 3 जजेज की बेंच अगर ये मानती है कि इसमें और ज्यादा, इसमें जो संवैधानिक सवाल हैं, जो कानूनी सवाल हैं, वो ज्यादा पेचीदा हैं, तो फिर वो 5 जजेज की बेंच तक जाता है, जिसको आमतौर से संविधान पीठ कहते हैं। या कई बड़े मसले, जैसे अयोध्या मसला था राम जन्मभूमि का, उसमें वो संविधान पीठ तो नहीं थी, लेकिन वो 5 जजेज की बेंच, चूंकि मामला गंभीर था इसलिए उसमें 5 जजेज की बेंच, उसको हम अति विशेष पीठ कह सकते हैं, वो है। लेकिन अब इसमें मुझे अब तक का अनुभव ये कह रहा है कि शायद 5 जजेज की पीठ के 3 जजेज की पीठ के पास ये मामला पहले सुनवाई के लिए जाएगा, और उसके बाद फिर ये वो बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि 3 जजेज की पीठ के पास जाएगा, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें कोई संविधान से जुड़ा हुआ मसला भी है क्या इसको 5 जजेज की बेंच, चूंकि पीएमएलए मामले में पहले विचार कर चुकी है, तो क्या ये 5 जजेज के पास जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।